हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपने एक फंडामेंटल राइट को समझेंगे। कौन से फंडामेंटल राइट को समझेंगे? हम समझेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। ठीक है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो एक एक करते हुए हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिए जाते हैं। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कल्चर की बात करी गई है, एजुकेशन की बात करी गई है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो अलग अलग कल्चर है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा, है ना। उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए होंगे। तो इंडियन सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं तो दिमाग में क्या इमेजेस आती है? इंडियन सोसाइटी की जब भी बात करते हैं तो डाइवर्सिटी आती है दिमाग में, है ना। इंडियन सोसाइटी मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, जिसमें हम अलग अलग रिलीजन के लोग देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, है ना, अलग अलग जो है अलग अलग प्रैक्टिसेस लोग फॉलो करते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो वी आर हैविंग अ सोसाइटी दैट हैज़ अ लार्ज दैट हैज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी। तो हमारी सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। In such a society that is full of diversity, there would be some sections, social sections, which are small in numbers compared to the some other groups. तो क्या कह रहा है कि अगर हम सोसाइटी की बात करें, एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें डाइवर्सिटी है, तो कुछ ऐसे सोशल सेक्शंस ज़रूर होंगे, कुछ ऐसे सोशल सेक्शंस हो ज़रूर होंगे, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जो कि कंपैरेटिवली क्या है, वो स्मॉल है नंबर में दूसरों के मुकाबले। मतलब स्मॉल हो गया नंबर में तो क्या कहते हैं हम इनको कहते हैं माइनॉरिटी। मतलब क्या हुआ कि भारत में अगर हम देखेंगे अलग अलग एस्पेक्ट पर, अलग अलग सोशल एस्पेक्ट पर, चाहे रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, तो क्या हो, रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कल्चर की बात करें, तो कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग मेजोरिटी में होंगे और वहीं कुछ लोग क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। सो इफ़ अ ग्रुप इज़ इन माइनॉरिटी, विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजोरिटी? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी है, तो हर सोसाइटी के जितने भी अलग अलग लोग हैं, हर रिलीजन के लोगों को, हर कल्चर के लोगों को, हर लैंग्वेज के लोगों को ये अधिकार होना चाहिए ना कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन को माने और अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी करे और साथ ही साथ में उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करे, है ना। अगर ऐसा होगा, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए कि हर कोई अपने अपने जो कल्चर है, अपनी अपनी जो रिलीजन है और जो लैंग्वेज है उसको फॉलो कर रहा है। बट जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अगर कोई ग्रुप माइनॉरिटी में आता है, तो क्या उसको फिर कल्चर ऑफ मेजॉरिटी अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे हुई, है ना। क्योंकि अगर मेजॉरिटी के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ गया, इसका मतलब क्या है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने कल्चर को छोड़कर मेजॉरिटी के कल्चर को अडॉप्ट करना चालू कर रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अभी जस्ट हमने इससे पहले हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, जिसमें हमने ये जाना कि हमारे यहाँ पर भले ही कोई धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, है ना, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे अपना धर्म मानने का अधिकार है। ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति किस लैंग्वेज को बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति अलग अलग लैंग्वेजेस को बोल सकता है ना। तो अलग अलग ग्रुप्स है जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग भाषा बोली जा रही है, दक्षिण में अलग भाषा बोली जा रही है, बट इट डज नॉट मीन कि दक्षिण वाले लोगों के ऊपर भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो? और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हर किसी को अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, इट डज नॉट मीन कि हम नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी एक स्पेसिफिक कल्चर इम्पोज कर दे। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारी डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी, इससे हमारी डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। हम ये कहते हैं, स्टार्टिंग से ही हम लोग कहते हुए आए हैं कि हमारी जो विविधताएं हैं वो हमारी शक्ति है। ठीक है, हमारी क्या है? शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है। तो अगर डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, कल्चर के बेसिस पर हो या रिलीजन के बेसिस पर हो या लैंग्वेज के बेसिस पर हो। दो प्रकार के ग्रुप्स क्या है? एक वो जो मेजॉरिटी में है, एक वो जो माइनॉरिटी में है। तो दोनों को अधिकार होना चाहिए बराबर कि वो अपनी अपनी कल्चर, अपने अपने लैंग्वेज और अपने अपने रिलीजन को फॉलो करे। ठीक है, उन्हें माइनॉरिटीज़ को किसी भी तरीके से फोर्सफुली मेजॉरिटी के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और हर किसी को ये अलाउ किया जाना चाहिए, हर किसी के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को फॉलो करे। सो इफ़ अ ग्रुप इज़ इन इफ़ अ ग्रुप इज़ इन माइनॉरिटी, विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी? बिल्कुल भी नहीं।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मना करता है कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको मेजॉरिटी का कल्चर अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माइनॉरिटी में हो, आपका जो धर्म है, आपका जो भाषा है, आप उसको प्रैक्टिस करो। समझ पा रहे हो? तो इसी चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए ताकि हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर मेजॉरिटीज़ है वो अपने अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकें। सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर। क्या कह रहा है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ पर है वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकती है, अपने कल्चर को क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। ठीक है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने कल्चर को हमेशा बढ़ा सकती है ताकि उसके कल्चर पर कोई खतरा ना आए और हमारी जो डाइवर्सिटी है ना, जो हमारी डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। ठीक है, देखो थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझो। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी क्यों अलग है। आप वेस्ट में चले जाओ, एक भाषा बोलेंगे ज़्यादातर लोग। ठीक है, इंग्लिश भाषा बोलेंगे या फिर उनकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, अदर अदर कंट्रीज़ में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो ज़्यादातर लोग एक ही भाषा बोलेंगे। भारत में आओ, भारत में 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हर 100-200 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए तो फिर आपकी भाषा ही बदल गई। समझ पा रहे हो? ये डाइवर्सिटी आपको किसी और देश में जाकर के देखने को नहीं मिलेगी। ये तो होगी लैंग्वेज की बात। अब कल्चर की बात कर लो। अगर हम किसी भी स्टेट के कल्चर को उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कल्चर्स हैं। ठीक है, किसी स्टेट में कोई ट्राइबल रह रहा है तो ट्राइबल का कल्चर अलग है। ठीक है, जैसे गुजरात में जो ट्राइबल है उनका कल्चर अलग है और बाकी जो गुजराती लोग हैं वो कुछ और कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ही राज्य में अलग अलग कल्चर्स के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग एक तरीके से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको किसी और कंट्री में, अगर आप वेस्ट में चले जाओगे तो नहीं मिलेगी। सेम ही प्रैक्टिस है, सेम ही फेस्टिवल्स को मना रहे हैं, सेम तरीके से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम एक फेस्टिवल को भी अलग अलग नाम से मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। तो ये है डाइवर्सिटी। ठीक है, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है, इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि देखो जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे आप कल्चर के नाम पर कोई भी प्रैक्टिस क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे मेजॉरिटी में हो, आप चाहे माइनॉरिटी में हो, आप इंडिया में हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक गारंटी देता है कि आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मेजॉरिटी के कल्चर को फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द फंडामेंटल राइट जो हम सबको ये अधिकार देता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ की बात क्यों करी गई है, देखो माइनॉरिटीज़ को ही यहाँ पर स्पेसिफिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि मेजॉरिटीज़ तो अपने कल्चर को फॉलो करेगा ही, है ना। मेजॉरिटीज़ तो अपने कल्चर को आराम से फॉलो कर लेगी क्योंकि वो कंपैरेटिवली क्या है, इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, सोशली पॉलिटिकली वो ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ को भी ये हमें देना होगा क्योंकि माइनॉरिटीज़ कंपैरेटिव टू मेजॉरिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो माइनॉरिटीज़ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें ये राइट दे रहा है कि तुम अपने कल्चर को फॉलो करो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब जब हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी किस बेसिस पर होगी, तो माइनॉरिटी का स्टेटस केवल रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं होगा। माइनॉरिटी का स्टेटस केवल रिलीजन के बेसिस पर नहीं होगा, बट उसमें लैंग्वेज भी आएगी और साथ ही साथ में उसमें कल्चर भी आएगा। मतलब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, इन तीनों माइनॉरिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, माइनॉरिटीज़ आर द ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन and in a particular part of the country or in the country as a whole they are outnumbered by some other social section। क्या कह रहा है, थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ के बारे में ही और ज़्यादा बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज होती है या फिर कॉमन रिलीजन होता है। ठीक है, दो प्रकार की माइनॉरिटीज़ के बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बात कर रहा है। किस बेसिस पर कि या तो कॉमन लैंग्वेज होगी लोगों की या फिर उनका कुछ कॉमन धर्म हो सकता है और वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री में रह सकते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट में रह सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पूरे पार्ट में, पूरे देश में जब हम बात करेंगे तो वो पूरे देश में कंपैरिजन जब किया जाएगा तो वो माइनॉरिटी में हो। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज या फिर जिनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर या उनके रिलीजन के बेसिस पर वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। और माइनॉरिटीज़ में कब आते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा कोई एक ग्रुप है, उनसे ज़्यादा बड़ा कोई एक दूसरा ग्रुप है जिसका अलग रिलीजन है और जिसका अलग लैंग्वेज है। तो तब जा करके हम उसको क्या बोलते हैं, तब जा करके हम उनको बोलते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ में हो। क्लियर है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। सच अ कम्युनिटीज़ हैव अ कल्चर
they have a culture, they have a language and a script of their own and they have a right to conserve and develop these. क्या कह रहा है आर्टिकल 29 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब हम कह रहे हैं कि हम हर किसी को अपना कल्चर को प्रैक्टिस करने का अधिकार देंगे, कल्चरल राइट हर किसी को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी का जो कल्चर है, हर किसी की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है और जो स्क्रिप्ट है, वो क्या कर सकते हैं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो कंजर्व कर सकता है और साथ ही साथ में डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, जो माइनॉरिटीज़ है वो उसको कंजर्व भी कर सकती है, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व भी कर सकती है और उसको डेवलप भी कर सकती है। ठीक है, अब दो चीज़ समझना। पहली चीज़ ये समझो कि जब हम इस पर्टिकुलर राइट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है कि ये जो आर्टिकल 29 है वो मिलेगा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, मतलब क्या है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ही अपने कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकेगी। ठीक है, और उसको कंजर्व कर सकेगी और डेवलप कर सकेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, आर्टिकल 29 को, ये जो आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला जो आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब केवल माइनॉरिटी नहीं है बट मेजॉरिटी भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद से ये जो हमारा आर्टिकल है, ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है, ये मेजॉरिटी के पास में भी है, तो साथ साथ ये माइनॉरिटीज़ के साथ के पास भी है, तो साथ साथ मेजॉरिटीज़ के पास में भी है। मतलब मेजॉरिटी का भी अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है और अपनी स्क्रिप्ट है, तो वो मेजॉरिटी भी अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और मेजॉरिटीज़ के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको वाइड तरीके से इंटरप्रेट क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया गया, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भारत डाइवर्सिटी का देश है, तो डाइवर्सिटी का देश है तो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो केवल माइनॉरिटीज़ के ही कल्चर को और उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटीज़ के कल्चर और मेजॉरिटी के लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना है। तो हम दोनों को अधिकार दे रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आप स्टेप्स उठाओ अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट के लिए, ताकि भारत की जब डाइवर्सिटी की बात होगी तो उसमें माइनॉरिटी की डाइवर्सिटी भी आएगी, उसमें मेजॉरिटी की डाइवर्सिटी भी आएगी, है ना। माइनॉरिटी का कल्चर भी आएगा तो मेजॉरिटी का कल्चर भी आएगा, दोनों की लैंग्वेजेस आएंगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि देखो भारत की डाइवर्सिटी की रक्षा करना ज़रूरी है, तो दोनों करो, मेजॉरिटीज़ भी अपने अपने कल्चर लैंग्वेज की रक्षा करें और साथ ही साथ में माइनॉरिटीज़ भी करें ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्टिकल हो गया जो कि है आर्टिकल 29। अब एक और आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 क्या है, इसको समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो आर्टिकल 30 में स्पेसिफिकली बात करी गई है माइनॉरिटीज़ की केवल। 29 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो 29 में जो कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन का अधिकार है वो मेजॉरिटी को भी है, माइनॉरिटी को भी है। लेकिन आर्टिकल 30 में स्पेसिफिकली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ही अधिकार मिला है। किसको मिला है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अधिकार मिला है, माइनॉरिटीज़ को अधिकार मिला है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकती है। और क्यों किया जा रहा है ऐसा अधिकार, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करेगी और डेवलप करेगी। तो कोई भी कल्चर, कोई भी कम्युनिटी अपने कल्चर को कैसे बचा सकती है, डेवलप कर सकती है? एजुकेशन दे करके, बच्चों को पढ़ा कर कि उनका कल्चर क्या है, उनमें उनके जो ग्रंथ है, उनकी जो रिलीजियस बुक्स है उसको पढ़ा कर, रिलीजियस नॉलेज को दे करके, है ना, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा करके। तो जितनी भी हमारी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास ये स्पेशल राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकती है, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर सके और उसको डेवलप भी कर सके। अब इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जब ये कह रहे हैं कि ये जो राइट है वो हम लोगों ने स्पेसिफिकली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को दिया है, तो वो क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो माइनॉरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस कंडीशन में ये इंश्योर करने के लिए कि हर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करे और अपनी कल्चर को अपने बच्चों तक, जो उनकी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाए, उनको सिखाए, इस तरीके से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट से मदद ले सकते हैं। गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, एड ले सकते हैं, फाइनेंशियल एड ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसी मदद उनको दे सकती है। समझ पा रहे हो? ज़रूरी नहीं, अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है, रिलीजियस कम्युनिटी जिसके पास खूब पैसा है, तो वो अपने आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, ठीक है, अपने आप उसको एडमिनिस्टर भी करे, अपने आप बताए कि कैसे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चीज़ें टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे सपोज जैन एक कम्युनिटी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएगी। जैन कम्युनिटी है, तो जैन कम्युनिटी क्या है, माइनॉरिटी है, रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटी है, तो वो क्या करेगी, अगर सपोज उनके पास पैसे है तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना देगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के साथ साथ में उनके पास ये चॉइस भी है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे रन करना है। तो वो ऐसा कर सकती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ सर्टन सीटों को फिक्स कर देगी कि यहाँ पर जैन रिलीजन के बच्चे ही आएंगे, बाकी सीटों पर कोई और रिलीजन के बच्चे भी आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे और ये कर सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन देंगे, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, कॉमर्स को भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में जो जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसको भी दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जैन कम्युनिटी के जिसने वो संस्थान बनाया है उसके पास ये पावर है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, किस भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये राइट है, स्पेशल राइट है, जो हमने किसको दिया है, स्पेसिफिकली रिलीजन और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को दिया है। ठीक उसी तरीके से लैंग्वेज के पर आ जाओ। सपोज कोई ऐसी लैंग्वेज है जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ट्राइबल, सपोज कोई एक ट्राइबल है, ट्राइबल ग्रुप की लैंग्वेज क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया और उसमें क्या हो रहा है, उसमें उनके पास अधिकार है कि वो अपनी भाषा में ही शिक्षा देंगे ताकि उनकी भाषा का प्रमोशन हो, उनके बच्चे उनकी भाषा को पढ़े, जाने और ज़्यादा जो है उनकी भाषा हमेशा सुरक्षित रहे, भाषा कभी विलुप्त ना हो। क्लियर है? तो ये अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। ओके, सो वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, the government will not, while granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट एड करती है, एड देती है, मदद करती है फाइनेंशियली, तो फिर गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को तो मदद कर रही है, दूसरी को मदद नहीं कर रही है, ठीक है, या एक को ज़्यादा दिया जा रहा है, एक को कम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ अगर वो माइनॉरिटीज़ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ग्रांट एड अगर मदद देनी है तो इक्वल तरीके से दो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, किसी एक माइनॉरिटीज़ को फेवर मत करो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ओके, तो ये पूरी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने समझा कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में किस तरीके से अधिकार हमें मिलते हैं और हमने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी देखा। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मदरसा है ना, मदरसे में क्या हो रहा है, मदरसे में जो इस्लाम है, इस्लाम के धर्म को भी पढ़ाया जा रहा है और जो बाकी एजुकेशन होनी चाहिए वो एजुकेशन भी वहाँ पर दी जा रही है ताकि जो उनका कल्चर है, ठीक है, जो इस्लामिक कल्चर है, जो इस्लामिक लैंग्वेज है, उसको प्रमोट किया जाए और वहाँ के बच्चे उसको समझें और अपने जीवन में उतारें, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने स्कूल्स खोल रहे हैं, अपने कॉलेजेस खोल रहे हैं और वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है उसको पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ में जो जनरल एजुकेशन है, साइंस की, कॉमर्स की, वो सारी चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली जिसमें हमने बात करी जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है उसके बारे में। अब एक और चीज़ हमें समझनी होगी, यहाँ पर सरदार हुकुम सिंह का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कुछ बात करी है माइनॉरिटीज़ के बारे में, मेजॉरिटीज़ के बारे में, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर फाइनली पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन मेजॉरिटी, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन मेजॉरिटी टू सी दैट इन फैक्ट द माइनॉरिटीज़ फील सिक्योर। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भारत में रहने वाले मेजॉरिटीज़ की होगी, वो ये इंश्योर करना होगा उनको कि जो माइनॉरिटीज़ है वो क्या करे, माइनॉरिटीज़ सिक्योर फील करे। द ओनली सेफ्टी फॉर द माइनॉरिटीज़ लाइज इन अ सेकुलर स्टेट। और वो कह रहे हैं कि अगर भारत में हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है माइनॉरिटीज़ को तो सेकुलर स्टेट हमें चाहिए होगा, हमें भारत को सेकुलर स्टेट बनाना पड़ेगा क्योंकि सेकुलर स्टेट में क्या होगा, सेकुलर स्टेट में माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और साथ ही साथ में मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, हर रिलीजन को हम क्या करेंगे, इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो हम हर किसी को क्या करेंगे, इक्वल तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, किसी के भी कल्चर को फेवर नहीं किया जाएगा।
इसीलिए सरदार हुकम सिंह कहते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिस्टिंक्शन इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ में बीच में इश्यूज़ ना आए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी सिक्योर फील करे। और वो कैसे कर सकती है, जब हमारा स्टेट हर माइनॉरिटीज़ को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। एंड वी रिक्वायर अ सेकुलर स्टेट, इट पेज देम टू बी नेशनलिस्ट। जब कोई कंट्री सेकुलर हो जाता है तो माइनॉरिटीज़ अपने आप को फील करने लगती है कि हाँ, उनको भी इस कंट्री में इंक्लूड किया जा रहा है, उनको भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल राइट्स दे रहा है, जैसे आर्टिकल 30, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खुद बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, ये एक अधिकार है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर माइनॉरिटीज़ जो होगी उनको हम क्या बोलेंगे कि आपके भी राइट्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। एंड वो फील करेंगे यस दिस इज़ देयर ओन कंट्री, वो फील कर पाएंगे कि ये उनकी कंट्री भी है। एंड वो नेशनलिस्ट होंगे, वो देश के लिए काम करेंगे, देश प्रेम की भावना उनमें और ज़्यादा बढ़ेगी इसकी वजह से। The majority community should not boast of their national outlook. They should try to place themselves in the position of minorities and try to appreciate their fears. क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मेजॉरिटी को एक काम और करना पड़ेगा, उनको अपने आप को जो माइनॉरिटीज़ की जो पोजीशन है उसमें एक बार रख करके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ आखिरकार किस तरीके से फियरफुल फील कर रहे हैं, है ना। अगर हमें समझना है कि माइनॉरिटीज़ को क्या दिक्कतें हैं तो हमें समझना पड़ेगा मेजॉरिटीज़ को अपने आप को एज अ माइनॉरिटी के तौर पर देखना पड़ेगा। अगर किसी के दर्द को समझना है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक सेकंड के लिए अपने आप को सोचो कि आप वही व्यक्ति हो जिसके साथ गलत हुआ, ताकि आप फील कर सको कि अगर दर्द होता है तो क्या होता है, अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ तो कितना ज़्यादा बुरा हुआ। तो वो फील करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि लेट अस सपोज कि हम वही व्यक्ति है जिसके साथ गलत हुआ है ना। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर मेजॉरिटी को ये समझना है कि माइनॉरिटीज़ को किस प्रकार का डर है, सो जस्ट अज्यूम योर सेल्फ एज माइनॉरिटी एंड फिर देखो कि वाकई में किस तरीके का डर उनको लग सकता है, और इंश्योर करो कि आप कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से वाकई में उनको वो डर लगे। Okay, all the demands for safeguards are the products of those fears that minorities have in their minds as regards their language, their script and about the services. तो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जितने भी फियर है ना, जितने भी फियर है या फिर फियर की वजह से ही हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए। जो सेफ गार्ड की डिमांड उठाई जा रही है, जो राइट्स की डिमांड उठाई जा रही है, राइट्स दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव सर्टन फियर्स इन देयर माइंड। उनको डर है कि पता नहीं उनके कल्चर को माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, या फिर उनको मेजॉरिटी के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़े, है ना। उनको ये डर रहता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने सेफ गार्ड दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए ताकि उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और कल्चर वो प्रोटेक्ट कर सके एंड वो मेजॉरिटी के मुताबिक, मेजॉरिटी के कल्चर को अडॉप्ट करने में फोर्स ना हो। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डाइवर्सिटी को हमेशा बचाए रखना चाहता है। इसीलिए हमें ये अधिकार मिला कि जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती है ताकि हमारी डाइवर्सिटी हमेशा बनी रहे इसी तरीके से। ओके, सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो कि हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें हमने सारी अंडरस्टैंडिंग करी कि किस तरीके से भारत की डाइवर्सिटी को हम एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ सर्टन अधिकार देता है ताकि हम अपने कल्चर को बचा सकें। ओके, आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। इस तरीके से हमारा ये वाला राइट भी हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।